नमस्ते एस्पिरेंट्स। और आज हम समझेंगे चार्टर एक्ट्स ऑफ 1813, 1833 और 1853 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेजर एक्ट्स थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी से इंडिया का रूलर बना दिया। ये एक्ट्स एक कहानी की तरह हैं। हर नया एक्ट पिछले की कमी को पूरा करता है और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल बढ़ाता है। सोचिए, एक कंपनी जो मसाले खरीदने आई थी वो कैसे पूरे देश पर राज करने लगी। जवाब इन्हीं एक्ट्स में छुपा है। इन एक्ट्स को समझना मतलब ब्रिटिश राज के सिस्टम को समझना। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कैसे हर एक्ट ने कंपनी की पावर कम की, पार्लियामेंट की पावर बढ़ाए और इंडिया में एजुकेशन, सिविल सर्विसेज और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की शुरुआत की। तो पेन और पेपर तैयार रखिए क्योंकि आज हम हिस्ट्री के पन्नों में एक जबरदस्त सफर पर निकालने वाले हैं। शुरू करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। अब कोई भी ब्रिटिश ट्रेडर लाइसेंस लेकर इंडिया में व्यापार कर सकता था, बस चाय और चाइना ट्रेड छोड़ के। लाइसेंस सिस्टम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल कंपनी पर और बाध गया। इस एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी को इंडिया पर डिक्लेयर किया। कंपनी अब सिर्फ एजेंट थी। सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार सरकारी तौर पर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपये अलोकेट किए गए। लेकिन ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के चलते पैसा जमीन पर नहीं लग पाया। फिर भी एजुकेशन को गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी माना गया। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडिया आने की इजाजत मिल गई, जिसने सोशल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स लगने और वसूली का अधिकार मिला। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। इन सब चेंजेस ने कंपनी की कमर्शियल पावर कम की, क्राउन की पॉलिटिकल पावर बढ़ाई और फ्री ट्रेड इंट्रोड्यूस किया। ट्रेड मोनोपोली एंडेड, एजुकेशन फंड, मिशनरी एंट्री, लाइसेंस बेस्ड ट्रेड। ये एक्ट एक ट्रांजिशन पॉइंट था। कंपनी अब ट्रेडिंग से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को साफ संदेश दे दिया था, असली मालिक लंदन में बैठा है। यही ग्राउंड वर्क था 1833 के एक्ट के लिए। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट ने कंपनी की बची कुची कमर्शियल एक्टिविटीज भी खत्म कर दी। अब कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए सिविल और मिलिट्री पावर्स के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंक, पहले गवर्नर जनरल बेन, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई। अब एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। पहली बार पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनी। आर्टिकल 87, कंपनी के किसी भी पोस्ट पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फिर भी सिविल सर्विसेज में इक्वालिटी की मांग की नींव रखी। लॉ कमीशन बनाया गया, लॉर्ड मकॉली हेड, जिसका नतीजा इंडियन पीनल कोड था। लॉज को कोडिफाई करने की पहली कोशिश। कंपनी को एक्सटेंशन मिला, लेकिन अब वो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में काम कर रही थी। कंपनी की कमर्शियल डेब्ट्स इंडियन रेवेन्यूज पर डाल दिए गए। स्लेवरी अबॉलिश करने की दिशा भी इसी एक्ट ने तय की। कोर आइडिया, सेंट्रलाइजेशन, कंपनी बिकम्स एडमिनिस्ट्रेटर, इंडिया ओपन मार्केट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कीवर्ड्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिंक, सेंट्रलाइजेशन, वन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 87, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये एक्ट ब्रिटिश शासन का वो स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था जो अगले 90 साल तक चलेगा। कंपनी की औकात अब सिर्फ एक ट्रस्टी की थी। कमांड लंदन से आ रही थी। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पर। यह एक्ट 1857 के विद्रोह से पहले आया और क्राउन रूल की जमीन तैयार की। इस बार कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं दी। पार्लियामेंट जब चाहे कंपनी का रूल खत्म कर सकती थी। गवर्नर जनरल्स काउंसिल की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। पहली बार एक छोटी सी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी जो मिनी पार्लियामेंट की तरह थी। यही मॉडर्न इंडियन पार्लियामेंट का आधार बना। सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू हुआ। अब भारतीय कंपेटिटिव एग्जाम से होने लगी। इंडियंस के लिए भी 1854 में मकॉली कमेटी बनी। एग्जाम लंदन में इंग्लिश में, लेकिन मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम क्लियर किया। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आई। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा से मेंबर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटाकर क्राउन का कंट्रोल बढ़ाया गया। कंपनी की पावर हर तरफ से कम हो रही थी, क्राउन की बढ़ रही थी। 1853 का एक्ट कल्मिनेशन था। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेपरेशन, ओपन कंपटीशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन। ये फीचर्स मॉडर्न स्टेट के हैं। अंग्रेज अनजाने में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना रहे थे। कीवर्ड्स, आईसीएस एग्जाम, नो फिक्स्ड रिन्यूअल, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेपरेशन,
प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का राज खत्म, इंडिया डायरेक्ट क्राउन की अंडर आ गया। 1853 का एक्टर्स बेड बदलाव से पहले का आखिरी पन्ना था। तो दोस्तों, यह थी कहानी चार्टर एक्ट्स की। कैसे कंपनी ट्रेडिंग फर्म से पॉलिटिकल पावर बनी, फिर उसकी शक्तियां क्राउन को मिल गई। इन एक्ट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और सिविल सर्विसेज को बदल दिया। यह बेस है ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर को समझने का। स्क्रीन पर एक क्विक रिवीजन टेबल है। हर एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज यूपीएससी प्रीलिम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यह टेबल आपको हेल्प करेगा। हिस्ट्री को कहानी की तरह समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, रटा नहीं समझना है। डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछो, वीडियो को सब करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।